नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है हैवान पति। आज नीलिमा का रिश्ता पक्का हो गया। उसके चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। आज तक जिस लड़के को देखा नहीं, उसके साथ पूरी उम्र रहने का सोचकर ही नीलिमा का मन बेचैन हो गया था। कुछ ही दिनों में नीलिमा की शादी सौरभ से कर दी गई। सौरभ, जो कि एक बड़े रिटायर्ड फौजी का छोटा बेटा था, जिसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वहीं नीलिमा, एक छोटे से किसान की बेटी, जिसके पिता ने बहुत ही साधारण रीति रिवाज से नीलिमा की शादी कर दी। विदा होते वक्त माँ ने नीलिमा के कान में एक सीख दी, बेटी, अपने पति परमेश्वर का हर परिस्थिति में साथ निभाना। सौरभ के साथ डोली में बैठी नीलिमा का मन बार बार यही सोचकर परेशान था, क्या ये मुझे पसंद कर लेंगे? पुराने जमाने में लोग बिना एक दूसरे को देखे शादी के बंधन में बंध जाया करते थे। उन्हें ईश्वर से ज़्यादा माँ बाप के फैसले पर भरोसा था। सोचते सोचते नीलिमा कब ससुराल पहुँच गई पता ही नहीं चला। पहुँचते ही बड़े प्यार और स्नेह से सास व जेठानियों ने नई बहू का पूरे रीति रिवाजों के साथ गृह प्रवेश कराया। शाम ढलते ही जेठानियों ने नीलिमा को सुहाग सेज पर बैठाते हुए कहा, देवर जी का इंतजार मत करना, उनके आने का कोई ठिकाना नहीं, कहकर एक दूसरे को देखकर हंसती हुई चली जाती हैं। देर रात सौरभ कमरे में प्रवेश करता है। नीलिमा इतनी बेचैन थी कि एक आहट से ही उठकर बैठ जाती है। सामने एक गहरे सांवले रंग, नशीली आंखों वाला लंबा पतला आदमी लड़खड़ाते पैरों से नीलिमा की तरफ चला आ रहा है। आते ही नीलिमा की बाह पकड़कर नीचे धकेलते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खाट पर बैठने की? तेरी जगह मेरे पैर की जूतियों में है। नीलिमा बहुत घबरा गई। उसकी आंखों में सपने शीशे की भांति आंसुओं के साथ टूट कर बिखरने लगे। सौरभ ने जमकर शराब पी रखी थी। नीलिमा जमीन पर ही सहमी हुई सिकुड़ कर बैठ गई। कुछ ही पलों में सौरभ ने फिर नीलिमा की बाह पकड़कर खटिया पर धकेल दिया। भूखे भेड़िए की तरह नीलिमा पर टूट पड़ा। नीलिमा का रोम रोम दर्द और डर से कांपने लगा। पूरे कमरे में नीलिमा की दर्द भरा क्रंदन गूंज रहा था। इसी तरह हर रात सौरभ शराब पीकर नीलिमा के साथ दुर्व्यवहार करता था। नीलिमा की आंखों में वो डर साफ झलकता। नीलिमा की सास ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है नीलिमा तेरा दर्द, लेकिन मेरी कोख ने राक्षस को पैदा किया है, ये आज पता चल रहा है। उसके कुछ दिनों बाद नीलिमा के ससुर जी का देहांत हो गया। इसके बाद तो सौरभ को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। बाप की सारी जागीर अब सौरभ के नाम थी। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। एक दिन नीलिमा खेतों में सौरभ के लिए खाना लेकर गई। सौरभ कहीं दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ देखने पर वह एक पेड़ के पीछे था। पास जाकर देखा तो सौरभ के साथ एक औरत थी, जो नीलिमा की मौसी के बेटे की बहू थी रिश्ते में। नीलिमा को देख दोनों एकदम से दूर दूर हो गए। उस औरत का नाम नम्रता था। नीलिमा को देखते ही वो शर्म के मारे नजरें नीचे कर लेती हैं। उसे देखकर नीलिमा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए नम्रता से कहने लगी, भाभी, छी, इस शब्द से भी नफरत होने लगी है, इतना नीचे गिर जाएंगी आप? इतने में सौरभ नीलिमा को एक थप्पड़ जड़ देता है। मुंह को दबाते हुए कहता है, चुप कर गंवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई नम्रता से ऐसे बात करने की? ये कहकर जोर से धक्का देता है और कहता है, निकल यहाँ से। नीलिमा चुपचाप अपने घर आकर जोर जोर अपने लड़के को सीने से लगाकर रोती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास आती है। उसके पूछने पर नीलिमा अपनी सास को सब कुछ बता देती है। तब सास इंद्रावती कहती हैं, आने दे उस कमीने को, मैं बताती हूँ तेरे ससुर की इज्जत को कैसे तार तार कर रहा है, और तेरी मौसी को भी बताती हूँ अपनी बहू को क्यों इतनी छूट दे रखी है। नहीं माँ जी, उनको कुछ मत कहना, वो लोग बहुत सीधे हैं, मैं उनसे शांति से बात करूँगी, आप रहने दो। उधर नम्रता सौरभ को कहती है, अगर हमारे बारे में
नीलिमा ने मेरे पति सुदेश को बता दिया तो? अरे तू डर मत मेरी जान, उस गंवार की इतनी हिम्मत नहीं कि किसी को कुछ कहे। अगर कुछ कह भी दिया तो उसका यकीन कौन करेगा? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि हम कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बसा सकते हैं। कब तक यूं छुप कर मिलेंगे? नम्रता सौरभ से कहती है। अच्छा अच्छा, कल बात करते हैं, अब घर जाना होगा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सौरभ वहां से निकल जाता है। घर पहुंचने पर सौरभ की माँ इंद्रावती दरवाजे पर ही गुस्से में लाल मुंह लेकर खड़ी रहती है। उसे देखते ही कहती है, रुक हरामखोर, तेरे को जरा भी लज्जा नहीं आई? अपने बाप की इज्जत तो रख लेता। सौरभ मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, क्या बोल रही हो माँ? क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इतना भोला क्यों बन रहा है? बहू ने सब बता दिया है, बहुत रो रही थी। अरे माँ, मैंने थोड़ा सा डांट क्या दिया? तेरी बहू तो बस रोने लग जाती है, लेकिन मेरे बारे में वो इतनी घटिया बकवास करेगी, ये नहीं सोचा था मैंने। तुझे लगता है कि मैं ऐसा हो सकता हूँ? माँ, मेरे अंदर तेरे और पापा के संस्कार हैं। बेचारी इंद्रावती उसकी चिकनी बातों को ही सच मान लेती है। सौरभ अपने कमरे में जाता है और नीलिमा से कहता है, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। अब अगर नम्रता के पति को कुछ बताया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। दूसरे दिन नम्रता सौरभ के साथ भागने के लिए कहती है। दोनों प्लान बनाते हैं कि सबके सो जाने के बाद भाग चलेंगे। रात होती है। नम्रता सभी घर वालों के सोने के बाद सारे गहने और जेवरात लेकर घर से निकल जाती है। दोनों ने सड़क पर मिलने का सोचा था, इसलिए नम्रता सड़क पर खड़ी हो जाती है। उधर सौरभ तो वहीं शराब में धुत होकर घर जाकर सो जाता है। नम्रता सुनसान सड़क पर अकेली सौरभ का इंतजार करती है। कुछ समय पश्चात वहां से एक बड़ा सा ट्रक आता है। उसमें 4-5 शराबी बैठे रहते हैं। नम्रता को अकेला देखकर वो उसके पास ट्रक खड़ा करके बोलते हैं, अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? हम छोड़ दें आपको? उनमें से एक कहता है, नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। नम्रता कहती है, अरे मैडम, हमें उन्होंने ही तो भेजा है, वो अंदर हैं, आप ऊपर आकर देख लो। दूसरा आदमी कहता है। नम्रता सच मानकर ट्रक पर चढ़ जाती है। उसके ऊपर चढ़ते ही ड्राइवर ट्रक को भगा लेता है। नम्रता चढ़ते ही कहती है, कहाँ है सौरभ? कौन सौरभ? मैडम, हम किसी सौरभ को नहीं जानते। उनमें से एक आदमी कहता है। अब नम्रता डर के मारे पसीना पसीना हो जाती है। वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वह चिल्लाती है कि कोई मेरी मदद करो। वो चारों गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाते हैं और उसके साथ चारों बदसलूकी करते हैं। वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन उस जंगल में उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिर में वह बेहोश हो जाती है। वे लोग उसके पास के सारे जेवरात ले जाते हैं और उसे नग्न और बेहोशी की अवस्था में सड़क किनारे ही छोड़ जाते हैं। उधर नम्रता के पति सुदेश को जब होश आता है तो सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, अलमारी खुली है, उसमें रखे सारे गहने भी गायब हैं। सुदेश हैरान परेशान अपनी माँ बापू को जगाता है। माँ बापू, चोर गहनों के साथ नम्रता को भी ले गए। सब लोग उसे आसपास देखते हैं, लेकिन लोग लाज के डर से दूसरों के घर में जाकर नहीं पूछते। सुदेश तो इसी भ्रम में था कि वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए चोर उसको भी अपने साथ ले गए। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन नम्रता का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद एक आदमी गांव में शोर मचाता हुआ आया कि हमारे गांव की एक औरत बहुत बुरी हालत में सड़क के किनारे मिली है। यह सुनते ही सुदेश के घर वाले दौड़े दौड़े उसे देखने गए तो सब आश्चर्य में पड़ गए। सब लोगों ने जाकर देखा तो नम्रता नग्न अवस्था में कुछ होश में थी। इसके ही कपड़ों के थैले से किसी ने कपड़ा निकालकर उसके शरीर पर डाल रखा था। सुदेश के घर वाले उसे शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं। उसे कपड़ों का थैला देखकर यकीन हो जाता है कि यह किसी के साथ भागी थी। वह उससे कुछ नहीं पूछता, अस्पताल में भर्ती करवाकर लावारिस बताकर छोड़ आते हैं। उससे सब रिश्ते खत्म कर लेते हैं। उधर सौरभ की नींद खुलने पर उसके भी कानों में खबर पड़ती है। उसकी माँ से कोई औरत बात करते हुए कहती है,
क्या ज़माना आ गया है काकी। घर की बहू होकर ही किसी यार के साथ जा रही थी और उसने उसकी इज्जत भी लूट ली और जेवरात भी रख लिए। ऐसी औरत से तो 7 जन्म भी पाला ना पड़े। ये बात सौरभ के कानों में पड़ते ही हक्का पक्का रह गया और सोचने लगा, खुद तो फंसी ही, मेरे को और फंसा गई। डर के मारे उसके हाथ पैर सूजने लगे। यह देख नीलिमा समझ गई थी कि वो आदमी ये ही होगा। दौड़ी दौड़ी अपनी मौसी के घर गई। मौसी क्या हुआ, भाभी का कुछ पता चला? किसने किया उसके साथ? मौसी सर पकड़े बैठी थी, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। क्या बताऊं बेटी, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करवा रही थी। मेरे बेटे की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। वो बदचलन मर गई हमारी तरफ से तो। उसके लिए इस घर के चौखट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। नीलिमा अपनी मौसी के गले लगकर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन वो अंदर से घुटने लगी। अपने पति की वजह से मौसेरे भाई का पूरा घर ही उजड़ गया। ये विचार करती हुई घर आ गई। उसने सोचा, जो आदमी एक औरत की इज्जत के साथ ऐसा कर सकता है वो किसी का सगा नहीं। उसके अंदर जीने की शक्ति खत्म हो रही जा रही थी। इन दो लोगों की वजह डर न जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। उस दिन नीलिमा बहुत चिंतित थी। सौरभ की करतूत के लिए खुद को दोषी समझ रही थी। मन ही मन विचार करने लगी कि काश उस पहली रात पर ही मैं उसका विरोध कर लेती तो शायद ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। सायंकाल होने को थी। नीलिमा चूल्हे पर खाना बना रही थी, लेकिन इतनी गहन चिंता में डूबी थी कि कभी तवे की रोटी जलती, कभी चूल्हे की आंच देते वक्त हाथ चलता। जैसे तैसे खाना बनाकर ससुर जी को परोस कर सोने जाती है। सासू माँ बोल ही देती हैं, क्या हुआ बहू, अपने लिए थाली क्यों नहीं लगाई? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, वो ही आ जाए, दोनों साथ खा लेंगे। नीलिमा इतनी दुखी होकर भी सासू माँ को कभी किसी बात के लिए परेशान नहीं होने देती थी। आज नम्रता से ना मिलने के कारण सौरभ के सर पर भी खून सवार था। आते ही नीलिमा से कहता है, गंवार, मेरे लिए खाना नहीं परोसा? क्या कर रही थी इतनी देर? नीलिमा भी गुस्से में रहती है, क्यों, आज नहीं आई क्या वो? इतना सुनते ही नीलिमा पर सारे दिन का गुस्सा निकालने लगता है, पीटने लगता है। जब वह पीटने लगता है, टेप रिकॉर्डर को फुल आवाज़ में गाने चला देता है, जिससे नीलिमा को चीखने की आवाज़ दब जाती है। सौरभ अपना गुस्सा निकालकर सो जाता है। उसके सोने के बाद नीलिमा पास के पानी से भरे कुएं में कूद जाती है। सुबह नीलिमा बहुत देर तक नहीं उठती तो उसकी माँ सौरभ को आवाज़ लगाती है, अरे दोनों इतनी गहरी नींद में हो क्या, जो बच्चे की रोने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही? सौरभ बच्चे को गोद में लेकर बाहर आता है। माँ, कहाँ गई तेरी लाडली बहू? इतने में पानी भरने गई पड़ोसन दौड़ी दौड़ी आती है। अरे काकी, नीलिमा की लाश तो कुएं में तैर रही है, लगता है पानी लेने गई तो चक्कर खाकर गिर गई। क्या? सौरभ और उसकी माँ दोनों दौड़ कर गए तो सच में ही कुएं में लाश तैर रही थी। सौरभ की माँ तो देखते ही बेहोश हो गई और सौरभ लोग दिखावे के लिए जोर जोर से रोता है। अरे मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? नीलिमा के मायके वाले आते हैं। नीलिमा की माँ तो सौरभ को ही उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है और लल्ला को अपने साथ ले जाती है। वो अभी 1 साल का ही तो था। सौरभ को तो तनिक भी दुख नहीं था, लेकिन उसकी विधवा माँ का तो जीवन मुश्किल हो गया था। वह अपने पोते के बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए अपने भाई से कहकर सौरभ के लिए दूसरी शादी करके बहू भी घर ले आई। महक नाम था उसका। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इसीलिए उसके बदले खूब सारे पैसे लिए थे सौरभ से। सौरभ के लिए तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं थी। सभी बड़े बूढ़ों के कहने पर नीलिमा की माँ ने बच्चे को सौरभ के पास वापस भेज दिया। घर का सारा काम महक कर लेती और बच्चे को सासू माँ संभाल लेती। अब सौरभ को ये डर सताने लगा कि महक किसी और के साथ चक्कर न चला ले, इसीलिए वह उसे कहीं भी बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि एक तो वह उम्र में भी कम थी, ऊपर से उसकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। सौरभ सारा काम छोड़कर बस उसके ही पीछे रहता। मायके में भी एक दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता।
चूंकि सौरभ देखने में बहुत भद्दा था, इसलिए जब वो महक के साथ गुजरता, लोग कहते, अरे यार, कालिया की किस्मत तो चमक गई रे भाइयों। बस यह सुनते ही महक के साथ मारपीट करने लगता। समय बीतने लगा। नीलिमा का लल्ला अनुराग अब पूरे 17 साल का हो गया। वह पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था। उसके बड़े पापा के लड़कों के साथ उसका कम उम्र में ही शादी कर दी। सौरभ जब भी महक को मारता, अनुराग उसके सामने आ जाता, क्योंकि अपने दमखम पर खेती बाड़ी में मेहनत करके एक अलग बिजनेस शुरू कर लिया था। सौरभ और महक के भी 2 लड़कियां, प्रीतु और सुमन थी। एक लड़का राहुल था। वह अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करता था। अब सौरभ को अनुराग न ज़्यादा दारू पीने देता और न महक को मारने देता। एक दिन महक के भाई की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह सौरभ को बिना पूछे अनुराग के साथ मिलने चली गई। अब सौरभ को अनुराग न शाम को जब वह नहीं आई तो सौरभ ने लड़कियों से पूछा कि मम्मी कहाँ गई तुम्हारी। उन्होंने बता दिया कि भैया के साथ मामा जी से मिलने गई है। यह सुनते ही आग बबूला हो गया। दूसरे दिन अनुराग महक को घर छोड़कर कहीं बाहर काम से गया तो सौरभ पहले तो उसकी खूब मार पिटाई की, बाद में कहीं दूर जंगल में ले जाकर उसका गला काटकर उसकी लाश को भी जला दिया और घर आ गया। अनुराग जब घर आया तो उसे मम्मी नहीं दिखाई दी। दादी से पूछा। दादी ने कहा, तुम्हारे साथ ही तो गई थी। अब अनुराग ने चारों तरफ गाड़ियां लगा दी उसे ढूंढने के लिए। दिन रात एक कर दिए, लेकिन उसको कहीं पता नहीं चलता। पता चलता भी कैसे, अपने गांव से कोसों दूर किसी जंगल में थी वो तो। आखिर में उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ दिनों बाद पुलिस ढूंढते हुए उस जंगल में गई। देखा तो कुछ कंकाल मिला। पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो महक की ही लाश थी। अनुराग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बाप इतनी घटिया हरकत करेगा। महक का लड़का राहुल अभी 2 साल का ही था। आखिर पुलिस सौरभ तक पहुंच ही गई। आज भी सौरभ सलाखों के पीछे है। अनुराग अपनी दादी के साथ साथ छोटे बहन भाइयों का भी ध्यान रखता है, अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।